दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स में पहली दो यूनिट है थर्मोडायनामिक्स की। पहली यूनिट में जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है और दूसरी यूनिट में सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यानी ओवरऑल आज की इस वीडियो को देखने के बाद थर्मोडायनामिक्स, हालांकि सिक्स्थ सेमेस्टर में भी थर्मोडायनामिक्स का पूरा पार्ट केमिस्ट्री में है, तो ये पूरी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके भी सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स है। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है तो आप किसी सेमेस्टर से हो, हालांकि हम ये बना रहे हैं प्रॉपर सेकेंड सेमेस्टर के लिए पूरा एक वन शॉट भाई, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में भी अच्छे से आए। पहला क्वेश्चन भैया बार बार पूछा जाता है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी दो जो बॉडीज हैं, दो जो पिंड हैं, उन्हें कब ऊष्मीय साम्य में थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा? तो भैया जब इफ दे हैव इक्वल टेम्परेचर, यानी जब कभी भी उनका टेम्परेचर इक्वल होगा, ताप बराबर होगा। ऊष्मा, सरल भाषा में समझो, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। और हम लोगों ने बेसिक नियम पढ़ा है, ऊर्जा हमेशा ज्यादा वाले भाग से कम वाले भाग की तरफ जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर सेम हो गया, इक्वल टेम्परेचर हो गया, तो उन लोगों के बीच में ऊष्मीय साम्य आ जाएगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा भैया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या दिखाता है? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर की अवधारणा को समझाता है, टेम्परेचर के बारे में बताता है भाई, ठीक। इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर सेपरेटली इन द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जो हमने आपको वन शॉट थ्योरी वाले कराए हैं। उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि मान लिया ये ए है, ये बी है और ये दोनों सी के साथ में इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यानी ए एंड बी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट एंड टेम्परेचर आर, हीट क्या है यानी ऊष्मा क्या है और ताप क्या है? तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का ही बदला हुआ फॉर्म ऊष्मा कहलाता है। वाइल टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस, और हॉटनेस यानी कोई चीज कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है, इसे जो बताएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं भाई, ठीक। उसके बाद भैया आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण छोटे क्लास में पढ़ाई जाती है। पीबी बराबर क्या होता है? आरटी होता है। इसे अगर हम लोग रियल गैस में बदलें, बांडर और बॉल्स नाम के दो आदमी थे, उन्होंने कहा कि भैया प्रेशर इतना नहीं होता है बल्कि कुछ बढ़ा हुआ होता है। कितना बढ़ा हुआ? तो A/B² बढ़ा हुआ होता है। वॉल्यूम इतना नहीं होता, कुछ घटा हुआ होता है। कितना घटा हुआ? तो V घटा होता है। और बराबर क्या होता है? RT। तो ये फॉर्मूला होता है, रियल गैस कह लो या फिर वॉन डर वाल्स समीकरण कह लो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम एट नॉर्मल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेंशन शो। ध्यान से समझिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आता है भैया। हाइड्रोजन और हीलियम, ये जो दो होते हैं, ये क्या शो करते हैं? हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। और इसके अलावा जितनी गैसेस होती हैं वो सब कूलिंग दिखाती हैं। तो इस वजह से ये बहुत यूनिक है, क्योंकि ये दोनों अलग कुछ कर रहे हैं, इस वजह से पेपर में आ जाता है भाई, ठीक। जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है, हालांकि हमने आपको पढ़ाया था, जो वन शॉट आपने देखा है थ्योरी वाला, उसमें हमने आपको ये करा रखा है, तो आप अगर पढ़ रहे होगे तो बहुत आराम से आप देख पाओगे, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? म्यू से लिखते हैं। म्यू बराबर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी होता है, बराबर 1/CP 2A/RT माइनस का V, ये होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है भाई। इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है? भैया कॉपी किताब लेके बैठा करो, सारी चीजें नोट करो। इन्वर्जन जो होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर, उसका फार्मूला होता है 2A/RV। इसमें हमने आपको रिलेशन भी बताया था। तो जिन लोगों ने थ्योरी वाले वन शॉट दे रखे हैं, आपको बता देना, जो लोग पहली बार देख रहे हो, 90 दिन की एक सीरीज हमने बना रखी है। अभी पिछले 4-5 दिन से क्लास नहीं पढ़े, क्योंकि आप समझ रहे होगे गला भी भुगता हुआ है, यूपी बोर्ड भी चल रहे थे, घर पे प्रोग्राम भी था, बिटिया हुई थी, तो बहुत सारी चीजें रही। लेकिन ओवरऑल अब हम लोग लगातार कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो 90 दिन की जो सीरीज बना रहे हैं, उसमें भैया हम इसकी डिस्क्रिप्टिव वीडियोस पढ़ा रहे हैं। तो आप डिस्क्रिप्टिव वाली मेरी दोनों वीडियो जो हमने थर्मोडायनेमिक्स बनाई है, अगर आप उन्हें देख लोगे तो इस बात की गारंटी है आधे विकल्प आपको वैसे ही आ जाएंगे, ठीक। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए। और ये 90 दिन की जो सीरीज है, इसमें हम आपको सर जी 90 दिन में पूरा कैसे कर लोगे आप? तो मेरे भाई 90 दिन में सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब कराएंगे। कैसे कराओगे? देखो 2 यूनिट एक में कवर हो गई, आज 8 ही यूनिट हैं। 4-5 वीडियोस के अंदर आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हो जाएगी भाई, ठीक है।
क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, इसका प्रूवमेंट भी करवाया था, तो अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आ जाती है। dp/dt बराबर L/T V2 - V1 होता है। क्लासियस क्लैपेरॉन इज यूज्ड टू स्टडी, किसकी स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन टेम्परेचर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट समझते हो? क्वथनांक, जिस पर कोई चीज उबलना शुरू कर देती है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट पर प्रेशर का, पी का क्या फर्क पड़ रहा है टी के ऊपर, इसे बताने के लिए हम लोग क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इक्वेशन क्या होती है तो बता चुके हैं। dp/dt बराबर LT V2 - V1 होता है। द करेक्ट रिलेशन इज, जरा समझिए, G फॉर क्या होता है? गिब्स एनर्जी होती है, और गिब्स एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है G बराबर U + PV - का TS, या फिर U + PV किसके बराबर होता है? एंथैल्पी H के, तो इसकी जगह पे H रख देंगे, माइनस का TS हो गया। ठीक, तो ये गिब्स फंक्शन एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को F से लिखते हैं, और F बराबर होता है U - का TS, ये भी आपको पता होना चाहिए। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम, एंट्रोपी को S से लिखते हैं। एंट्रोपी फॉर होता है डिसऑर्डर, हम आपको बता चुके हैं। कोई भी चीज जितनी, जैसे अपने चैनल की एंट्रोपी थोड़ी बढ़ गई थी पिछले 4-5 दिनों में, अव्यवस्था आ गई। वैसे डेली क्लासेस पढ़ रहे थे, पिछले 4-5 दिनों में नहीं पढ़े तो अव्यवस्था आई ना। अव्यवस्था का मतलब होता है डिसऑर्डर, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। ये एक थर्मोडायनामिकल फंक्शन है, यानी आप हीट बढ़ा दो, किसी को उठा के तवा के ऊपर बैठाल दो, ताप बढ़ा दो, गर्मी बढ़ा दो, तो वो कूदने लगेगा ना, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी भाई, सीधी सी बात है। द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ, पहला जो नियम होता है, पहला नियम क्या होता है? Q बराबर डेल्टा U + W, यही होता है ना। दूसरा भी आपको एंट्रोपी वाला बताया है, तो अगर आप दोनों को मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है बताओ भैया? Q की जगह पे क्या आ जाएगा? सेकेंड लॉ होता है Q बराबर T × DS बराबर डेल्टा U, तो ऐसे ही रहेगा। और W की जगह पे आप P डेल्टा B रख सकते हो, या W भी छोड़ सकते हो, जैसा आप करोगे उस हिसाब से आपको फार्मूला मिल जाएगा भाई। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्ड लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर 0 है तो एंट्रोपी भी 0 होगी। यानी टेम्परेचर 0 का मतलब अगर सब कुछ शून्य पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, तो सब कुछ जम जाएगा यार, और जम जाएगा, कण गति ही नहीं करेंगे, डिसऑर्डर ही नहीं होगा, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी भाई। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस एब्सोल्यूट 0, यानी जब टेम्परेचर 0 हो जाता है तो जो S की वैल्यू है, एंट्रोपी है, वो भी 0 हो जाती है। इसे कौन कह रहा है? कांस्टेंट हो जाती है। तो ये बताता है अपना थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अलग अलग तरीके से विकल्प आ सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू अटेन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी कहता है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को प्राप्त करना असंभव है, यानी पूरी तरीके से आप एंट्रोपी को 0 कर दें, डिसऑर्डर खत्म हो जाए, ये भी असंभव है इनकी लैंग्वेज में भाई। ठीक, फॉर TS डायग्राम, TS का मतलब जो टेम्परेचर है और S का मतलब जो एंट्रोपी है, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग एक स्टेटमेंट खींचने की कोशिश करें TS डायग्राम के लिए, तो जो स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व होता है, जरा समझिए, वो बराबर होता है गामा गुना होता है स्लोप ऑफ आइसोबारिक कर्व के। जरा समझिए, ये होता क्या? स्लोप ऑफ आइसोकोरिक, यानी जिसमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होता है, अगर आप उसका स्लोप निकालोगे, और मेरे भाई आइसोबारिक का मतलब क्या है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है, उसका स्लोप निकालोगे तो ज़्यादा स्लोप किसका आएगा? वॉल्यूम वाले का आएगा, और वो कितना गुना होगा? P वाले का गामा गुना होता है। तो स्लोप ऑफ वॉल्यूम बराबर होता है गामा गुना स्लोप ऑफ P वाले कर्व के भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? अभी ऊपर भी बताया आप, dq बराबर होता है किसके? TdS के होता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इन कार्नोट साइकिल इज। कार्नोट साइकिल भी आपको बताया था डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो में कि भैया जो कार्नोट साइकिल बनता है इस तरीके से, उसमें जो टोटल एंट्रोपी में चेंज होता है वो कितना होता है? तो भैया 0 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल है। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? तो एंट्रोपी मतलब S बराबर क्या होता है? Q/T। Q माने ऊर्जा, तो जूल, बटे में क्या हो जाएगा? समय, सॉरी बटे में क्या है? टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन, यानी एंट्रोपी का जो मात्रक हो जाएगा वो जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, तो आइसो एंट्रोपिक को ही हम लोग एडियाबेटिक भी कहते हैं। और एडियाबेटिक क्या होता है? जिसमें ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता है भाई, ठीक। इन एडियाबेटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज जीरो, एंट्रोपी में चेंज जीरो हो, ऊष्मा में चेंज जीरो हो तो उसे रुद्धोष्म प्रक्रम या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं भाई, ठीक। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या दिखाता है, तो आपको पता है S बराबर Q/T, यानी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी को बताता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क कंप्लीटली बाय एनी डिवाइस, यानी पूरे की पूरी जो हीट है, ये हमने वन शॉट में सब पढ़ाया हुआ है, उसे आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते 100% हीट को। क्यों? बाइक में पेट्रोल डाला चलाने के लिए, लेकिन उसमें बाइक गर्म भी हो रही है, उसमें आवाजें भी आ रही हैं, यानी ओवरऑल कंप्लीट आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। इंटरनल कंबशन इंजन इज, तो भैया इंटरनल का मतलब जिसमें आंतरिक दहन होता हो, तो भैया 4 स्ट्रोक इंजन होता है, 1 2 3 4, अभी हमने आपको कार्नोट इंजन भी बताया था, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भैया, ये काफी बार पूछा जाता है कि रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी, यानी काम करने की जो क्षमता होती है उसे ईटा से लिखते हैं, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस का जो कोफिशिएंट है उसे ओमेगा से लिखते हैं, और रिलेशन होता है ईटा बराबर 1/1 प्लस ओमेगा। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, जो भैया इफिशियंसी है किसी हीट इंजन की, किस पे डिपेंड करती है, तो डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, बीच में मटेरियल क्या भरा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी, बल्कि जो सोर्स जहां से मतलब हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, और सिंक जहां पे बची हुई ऊर्जा जा रही है उसका क्या टेम्परेचर है, उस पर डिपेंड करती है, ठीक। द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, तो कार्नोट इंजन एक आदर्श इंजन है और इसकी दक्षता मानी जाती है 100%। वास्तव में ऐसा इंजन बनाना असंभव है, 100% हीट को वर्क में कोई भी कन्वर्ट नहीं कर सकता भाई, ठीक। इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स, जिससे आप हीट ले रहे हो उसका टेम्परेचर T1 है, सिंक जिसमें दे रहा है उसका टेम्परेचर T2 है, तो भैया इफिशियंसी क्या होगी, बहुत ध्यान से देख लो, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी बनेंगे। इफिशियंसी ईटा बराबर होता है मेरे भाई 1 माइनस का T2/T1। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, वो डिवाइस जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है उसे हम लोग इंजन कहते हैं। वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, किसी एडियाबेटिक प्रोसेस रुद्धोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य W बराबर R T1 माइनस T2 गामा माइनस 1 के बराबर होता है। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन, देखो भैया दोनों इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक में इतना काम किया जाता है और आइसोथर्मल यानी जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें इतना काम किया जाता है, ठीक है भैया। फिर ये देखो इस तरीके का एक ग्राफ आपको दे रखा हो सकता है जो कि कई बार पेपर में आया हुआ है, ये कुछ ग्राफ आपको दे रखे हैं, तो भैया जो इस तरीके का ग्राफ है यानी इसमें प्रेशर नहीं बदल रहा है, प्रेशर देखो सेम है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, जिसमें प्रेशर सेम है वो आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद जो इससे कम वाला होता है ये वाला, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और ये वाला जो है भैया ग्राफ ये एडियाबेटिक है, ठीक। क्यों? क्योंकि भैया जो एडियाबेटिक है वो ज़्यादा नीचे से जाएगा, जो आइसोथर्मल है वो इससे कम होगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके का जो ग्राफ है ये जो सीधा है, जाहिर सी बात है प्रेशर अगर कोई ऐसा दे दिया होता ऐसा तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता तो उसे आइसोकोरिक कह देते हैं हम, ठीक। स्लोप ऑफ, या ऊपर बता ही चुके हैं, जो एडियाबेटिक कर्व होता है उसका गामा गुना होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व का। देखने में ही पता चल रहा है आइसोथर्मल वाला जो है वो कम है और इससे ज़्यादा स्लोप मतलब क्या, ढलान, ज़्यादा ढलान है एडियाबेटिक वाले की। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो भैया जो एडियाबेटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम होते हैं वो पॉइसन रेशियो का पॉइसन रेशियो कह लो, पॉइसन इक्वेशन कह लो, उसे फॉलो करते हैं। और पॉइसन इक्वेशन क्या होती है, पॉइसन पढ़ लेते हैं हिंदी में यार, पॉइसन के मुंह में फंस रहा। तो पॉइसन की इक्वेशन क्या होती है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होती है भाई, ठीक है। उसके अलावा मेयर का सूत्र भी हमने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में प्रूव करवाया था, गामा बराबर CP/CV होता है। तो मेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मेयर का फॉर्मूला क्या होता है भैया, मेयर का फॉर्मूला होता है CP माइनस का CV बराबर R होता है, ठीक। अब हम लोग भैया CP माइनस CV बराबर, यहाँ पे क्या कर रहा हो, गामा रख दो, तो कोई बात नहीं भैया, यहाँ से हम लोग क्या लोगे, CB कॉमन ले लो। CB जब कॉमन लोगे, ये देखो, तो यहाँ CP के पास CV नहीं है तो बटे में आ जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा बराबर R, और CP/CV क्या होता है, गामा हो जाएगा। इसे कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। तो चाहे तो फार्मूला ऐसे आ जाए या फिर ऐसे लिख के आ जाए, CP माइनस CV बराबर R, दोनों ही मेयर के फार्मूले हैं भाई, ठीक है। ये देखो द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो CV की वैल्यू होती है वो CP से कम होती है। मेयर का फार्मूला CP माइनस CV बराबर R होता है।
एंथैल्पी को हम लोग H बराबर U प्लस PV से लिखते हैं। एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, जब कभी भी जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता है तो एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी में चेंज है वो जीरो होता है, सॉरी एंट्रोपी नहीं, इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U, इंटरनल जो आंतरिक ऊर्जा है, अगर कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है तो वो जीरो होगा। विच क्वांटिटी रिलेट्स विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कौन सी क्वांटिटी रिलेट करती है, तो एनर्जी यानी ऊर्जा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सभी को पता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, यानी जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो एनर्जी पर डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जूल, एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के बराबर होती है, सीधी सी बात है। तो एक जूल पूछे तो भैया इसे नीचे भेज देंगे, यानी 4.2 जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा, ठीक। द वैन डर वाल्स कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट ऑफ, तो सभी को पता होगा भैया वैन डर वाल्स कांस्टेंट क्या होता है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ऐसे होता है। V माइनस का B बराबर क्या होता है RT। तो अगर कोई कहते हैं वैन डर वाल्स कांस्टेंट की वैल्यू बताओ, तो अगर B की वैल्यू किसके बराबर होगी, B के बराबर होगी। A की वैल्यू किसके बराबर होगी, इसे इधर भेजेंगे तो PB स्क्वायर के बराबर होगी, क्योंकि फार्मूला ये कहता है कि सूत्र तब बनेगा जब डायमेंशन यानी विमा बराबर होगी। तो कांस्टेंट की वैल्यू PB स्क्वायर के बराबर होती है। द डायमेंशन ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट अभी बताया, V माइनस B होता है ना, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो V माने आयतन, आयतन माने लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 3 लंबाई के लिए मेरे भाई L की पावर 3 हो जाएगी इसकी डायमेंशन। द कांस्टेंट V हैज द सेम वैल्यू किसके बराबर होगी, तो अभी आपको बताया B के बराबर होगी। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 2 टेम्परेचर, ये देखो भैया कोई हीट इंजन है जो 2 टेम्परेचर पर काम कर रहा है, यानी ये क्या है बताओ, T1 है, और ये क्या है बताओ, T2 है। अब यहाँ पर T1 T2 में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। सोर्स जहाँ से आप हीट ले रहे हो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिंक जहाँ आप टेम्परेचर दे रहे हो उसका टेम्परेचर हमेशा कम होगा। तो 900 केल्विन ज़्यादा है ना, तो ये हमेशा T1 लिया जाएगा। 600 कम है तो ये क्या लिया जाएगा, T2 लिया जाएगा। इफिशियंसी का फार्मूला हमने आपको बता रखा है, ईटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस का T2 अपॉन T1। यहाँ पे मान रख देंगे, हल कर देंगे। अगर केवल इफिशियंसी पूछे तो इतने से काम चल जाएगा। अगर कहे इफिशियंसी को परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देंगे भैया, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक ये सवाल देखो T1, अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ तो केल्विन में दे रखा था, अगर कभी दे रखा हो मान लिया 127 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में पहले तो 273 जोड़ेंगे, जब 273 जोड़ेंगे तो ये कायम बन जाएगा केल्विन में, यानी टेम्परेचर हमेशा केल्विन में चलाना है। बाकी आप कैलकुलेशन को हल कर लोगे और आराम से आप इफिशिएंसी निकाल पाओगे। मान के चलो इस तरीके के 1 या 2 सवाल पेपर में जरूर आएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो आप अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ये जरूर देखिए, डिस्क्रिप्टिव है अभी देखना तो ही। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पॉइसन की इक्वेशन क्या होती है, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होती है। इसे अगर टी और बी की फॉर्म में लिखें तो टीबी की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट होती है। दोनों इक्वेशन एक ही हैं, बस अलग अलग रूप में लिखी हुई हैं। करेक्ट स्टेटमेंट अभी ऊपर बता चुके हैं। एडियाबेटिक कर्व का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल से ज़्यादा यानी गामा गुना होता है, ये भी आपको बता चुके हैं। ये क्या दिखाएगा बताओ, ये जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था अभी ऊपर दिखा चुके हैं, आइसोबारिक था, आइसोथर्मल था और एडियाबेटिक था, बता चुके हैं, ठीक। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क इतना होता है, ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। एडियाबेटिक के लिए इतना होता है, वो डिवाइस जो हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है, हीट इंजन कहलाती है। कार्नोट साइकिल में टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं, पढ़ा चुके हैं कार्नोट साइकिल भैया, उसमें से 2 आइसोथर्मल होते हैं और 2 एडियाबेटिक होते हैं। 2 बार एक्सपेंशन होता है, 2 बार कंप्रेशन होता है। द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट्स, देखो भैया समझो, जब भी कोई ग्राफ होगा, ग्राफ मान लिया इस तरीके का है, तो इसके नीचे का जो एरिया होता है ये, वो हमेशा इसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। कोई कह दे ए से बी पे जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो नीचे का एरिया निकालते हैं। तो अगर आप निकालोगे एरिया तो वो वर्क डन पर साइकिल किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर वही सोर्स और सिंक वाला, तो इफिशियंसी कितनी होती है भाई, इफिशियंसी होती है मेरे भाई ईटा बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1 होती है। ये इफिशियंसी है सोर्स और सिंक के लिए। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज लोअर्ड,
द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल, अगर सोर्स का टेम्परेचर कम है यानी हमें हीट मिल ही नहीं रही है, तो नहीं मिल रही है मतलब काम भी नहीं कर पाएंगे तो इफिशियंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड, पता ही आपको, केवल T1 और T2 पर डिपेंड करती है, बीच में क्या कार्य हो रहा है, किस पे हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, उस पर डिपेंड नहीं करती है। द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, सबसे ज़्यादा 100% जिसकी क्षमता मानी गई है वो कार्नोट इंजन है, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर देखिए उसी तरीके का सवाल है 127 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, अभी आपको ऊपर बताया, ईटा बराबर 1 माइनस का T2/T1 लगाएंगे, डिग्री सेंटीग्रेड जब भी दे रखा होगा केल्विन में बदल देंगे। इन सवालों में एक चीज़ जरूर याद रखना, जो मान ज़्यादा होगा वो T1 होगा, जो कम होगा वो T2 होगा भैया, ठीक है। ऐसे एक सवाल और है 600 केल्विन 900 वाला, अभी ऊपर आपको बता चुके हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल, वही वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती है। द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर, 2 इंजन है 3 इंजन और टेम्परेचर सेम है T1 T2, तो उनका जो काम करने की क्षमता होगी वो भी क्या होगी, इफिशियंसी सेम होगी। द इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल मतलब एक तो रिवर्सिबल मतलब जो होके वापस हो जाए, जैसे हम कहें बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बना सकते हैं, दूध से दही, दही से दूध नहीं बन पाएगा, तो ये इरिवर्सिबल है। ऐसे ही जूल थॉमसन एक्सपेंशन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉर द सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन इज मिनिमम इन, यानी अगर हम आयतन में समान चेंज करें, सिमिलर चेंज करें, तब क्या होगा, सबसे कम वर्क का कार्य किसमें किया जाएगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में। बहुत सारे प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, अगर सब में आयतन में सेम चेंज हो तो सबसे कम कार्य किसमें होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में किया जाएगा भाई, ठीक। फॉर द सिमिलर इंक्रीज, अगर बढ़ा देंगे तो सबसे ज्यादा कार्य किसमें होगा भैया, तो आइसोबारिक, यानी जिसमें P कांस्टेंट रहता है उसमें मेरे भाई आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा कार्य किया जाएगा। इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, जब भी कभी गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा, गैस फैलेगी तो फैलेगी, ज़्यादा जगह मिलेगी, जाहिर सी बात है अपने आप टेम्परेचर कम हो जाएगा, जितना घुसड़ के बैठाल दोगे उतनी गर्मी आदमी को ज़्यादा लगती है भाई, ठीक है। A reversible heat engine or a Carnot engine can have 100% efficiency if the temperature of the sink is 0, यानी ऊपर का जो टेम्परेचर T1 सोर्स से लिया है वो पूरा इस्तेमाल हो जाए, सिंक में कुछ भी ना जाए, बचा हुआ कुछ भी ना जाए, उसका टेम्परेचर 0 रहे, तब इफिशियंसी 100% हो जाएगी। अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा कौन है 100 तो इसे T1 मानोगे, कम कौन है 0 तो इसे T2 मानोगे, वही फार्मूला लगाओगे, हल करोगे, इफिशियंसी आ जाएगी। ऐसे ही कुछ और सवाल है भैया, 125 ज़्यादा है तो T1 हो गया, 15 कम है तो T2 हो गया, इफिशियंसी निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन द मोस्ट इफेक्टिव इज, क्या करना पड़ेगा, तो सिंक के टेम्परेचर को कम कर दो, सिंक में जितना कम टेम्परेचर होगा काम उतना अच्छा होगा, इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग इफेक्ट देते हैं, ऊपर आपको बता चुके हैं। If the ratio of isothermal and adiabatic elasticities is ET/ES, then correct relation is, तो भैया ET/ES CP/CV के बराबर होता है, या फिर इसे 1/गामा भी लिख सकते हैं। इसका जो रेशियो होता है वो 0.71 होता है। इसमें से जो विकल्प पूछे वो आप बता देना भैया, ठीक। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। प्रेशर मतलब अणुओं को पास ले आए, और जब पास ले आए तो गर्म करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। When pressure on a piece of a ice increased, प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्ट मतलब तो पिघल जाना, वो घट जाएगा, क्योंकि उबालने के लिए तो अणुओं को दूर जाना है, और मेल्ट मतलब पास आके पिघल के बराबर हो जाना भैया, तो ये कम हो जाएगा, ठीक। द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू एज द टेम्परेचर अप्रोचेस 0, ये किसका स्टेटमेंट है, थर्ड लॉ का है। T0 होगा तो S0 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो एक ये है, अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट A टू B, ये समझिए भैया, एक सिस्टम को A से B पे ले जाया गया, देखो A से B पे ले जाया गया, ठीक। B थ्रू 3 डिफरेंट, 3 अलग अलग तरीके से, A C B, यानी एक बार तो इधर से लेगा, ये देखो, दूसरी बार A B यहीं से चलेगा, तीसरी बार A D B इधर से गया, ठीक। द हीट ट्रांसफर इज मिनिमम, सबसे कम कार्य किस में किया जाएगा, तो हमने आपको बताया ग्राफ, अगर यहां से ले जाओगे तो इतना एरिया कवर होगा, यहां से ले जाओगे तो इतना एरिया कवर होगा, और यहां से ले जाओगे तो सिर्फ इतना एरिया कवर होगा। इसका मतलब सबसे कम कार्य करना पड़ेगा यहां से जाने में, क्योंकि एरिया सबसे कम है, तो आंसर हो जाएगा ADB, ये देखिए लिखा हुआ, ठीक। TS डायग्राम के लिए एरिया ऑफ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट, तो अभी बताया कार्य को दिखाता है जो भी एरिया होता है। एडियाबेटिक्स ऑन अ TS डायग्राम आर लाइंस पैरेलल टू T एक्सिस, समझो मेरे भाई,
टी और एस के बीच में डायग्राम बना रहे हैं। मान लिया ये टी है और ये एस है। ये कह रहा लाइन पैरेलल टू टी, इसके ये टी एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइन खींच दो। और जब लाइन पैरेलल होगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एस की वैल्यू वही है। ये देखो एस की वैल्यू वही है, एस की वैल्यू नहीं बदल रही है, एंट्रोपी नहीं बदल रहा है, तभी तो उसे एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। जिसमें एस की वैल्यू नहीं बदलती है वही एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल में टी नहीं बदलना है, तो इसमें जो लाइन होगी पैरेलल टू एस एक्सिस होगी, तभी तो टी नहीं बदलेगा भाई। द वॉल्यूम ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस इज, जब भी कभी एंट्रोपी की वैल्यू इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता है तो उसमें बढ़ती है भाई, ठीक। द चेंज इन एंट्रोपी इन अ कंप्लीट साइकिल ऑफ एन इरिवर्सिबल, अगर इंजन है रिवर्सिबल में तो जीरो होगी, लेकिन इरिवर्सिबल है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इंटरनल कंबशन इंजन बता चुके हैं, 4 स्टेप होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ये रिलेशन भी आपको बता चुके हैं भैया, ऊपर ईटा बराबर 1/ω+1 होता है। जूल थॉमसन इफेक्ट में एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ये भी बता चुके हैं। हीट गिवन टू अ गैसियस सिस्टम इन आइसोबारिक प्रोसेस इज यूज्ड, जब भी कभी कोई आइसोबारिक का मतलब समझते हो जिसमें पी कांस्टेंट होगा, तो जो हीट दी जाएगी वो हमेशा कैसे यूज्ड होगी, उसके इंटरनल एक्सटर्नल वर्क को, बाहरी वातावरण पर किए गए कार्य में और अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो जाएगी। ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है, तो ये आपने ऊष्मागतिकी का पहला नियम पढ़ा हुआ है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी किया जो हीट दी गई है वो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि करने में और बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाती है भाई, ठीक। रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन, जो रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, तो नो इंटरनल वर्क इज डन, जबकि कार्य किया जाता है तो जूल एक्सपेंशन में कार्य नहीं होता, ये एक गलत स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ठीक क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शो अ कूलिंग इफेक्ट, केवल हाइड्रोजन और हीलियम हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, बाकी जितने भी होते हैं सारे के सारे कूलिंग इफेक्ट दिखाते हैं भाई, ठीक। उसके अलावा कुछ रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं, विकल्प में बन सकते हैं, जैसे इन्वर्जन टेम्परेचर Ti बराबर 2A/RB होता है। ऑन द इन्वर्जन कर्व द जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है, इन्वर्जन कर्व के लिए 0 होती है। मैक्सवेल का एक रिलेशन है ΔS/ΔB ओवर T यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, ओवर V यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये हो गया। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की ये वैल्यू होती है, ये हो गया। ये जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकते थे हमने सब इसमें कवर कर दिया। जिन लोगों ने कोर्स में ज्वाइन किया, हम आपसे फिर कहेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे, हालांकि बहुत सारी वीडियोस ऐड नहीं हो पाई, उसके लिए कान पकड़ के माफ़ी। अब आज से ऐड करेंगे बैठ के, आपको शायद थोड़ा सा थकावट भी लग रही होगी, बहुत ज़्यादा भुगते हुए थे, लेकिन अब आज से सारी चीज़ों को ऐड करेंगे बैठ के, दोबारा से काम पर लगातार हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो सिर्फ 999 रुपये में आप चाहो तो अपना सेमेस्टर मास्टरी कोर्स हमने लॉन्च किया, उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और मैथ सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा आपके पेपर होने से पहले। यहाँ तक कि जो अभी तक हमने यहाँ कराया है, जो भी कुछ है, ऑब्जेक्टिव सीरीज, डिस्क्रिप्टिव सीरीज, वो भी आज बैठ के ऐड करवा देंगे, सारी वीडियोस को, सारी पीडीएफ को, और सारा कंटेंट एक जगह पे बिना ऐड के, बिना ढूंढे हुए, विद पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और जो लोग यहाँ यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी थर्मोडायनेमिक्स का अगर आपका पेपर है, यानी आपके सिलेबस में थर्मोडायनामिक्स है, तो ये जो पीडीएफ में हमने विकल्प दे रखे हैं ये मोस्ट वांटेड है, बार बार पेपर में आते रहते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ के जाते हो तो आप अच्छे से पेपर को कर पाओगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।